नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे मध्यकालीन इतिहास के बारे में। और मध्यकालीन इतिहास ये होगा बीए के 6 सेमेस्टर के बच्चों के लिए। आपको बता दूं कि अगर आपका सब्जेक्ट इतिहास है और आप बीए के 6 सेमेस्टर में हैं तो आपको 2 पेपर पढ़ने होंगे। पहला पेपर जो है उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा इरा ऑफ गांधी एंड मास मूवमेंट के बारे में। बेसिकली अगर बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है सब्जेक्ट माना जाता है। ठीक है, बेसिकली जब आप गांधी युग की बात करते हैं या जन आंदोलन की बात करते हैं, गांधी का युग और जन आंदोलन, मास मूवमेंट माने होता है जन आंदोलन। ठीक है, हिंदी में अगर इसको कहें तो क्या बोलेंगे? हिंदी क्या बोलेंगे? जन आंदोलन। और इरा ऑफ गांधी मतलब कि गांधी का युग। ठीक है, गांधी का युग। गांधी कौन थे आप सभी को पता होगा, मोहनदास करमचंद गांधी, भारत के राष्ट्रपिता के नाम से विश्व विख्यात हैं। क्लियर? तो उसी के लिखित मॉडल पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। लिखित मतलब कि यहाँ पर हम अति लघु उत्तरीय, ठीक है, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे उनको कवर करने का प्रयास करेंगे। यानी इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये महामैराथन क्लास होगी जिसमें आपकी 8 इकाइयों से बनने वाले क्वेश्चंस को इसमें समाहित किया गया है। क्लियर? यानी कि जो 8 यूनिट्स आपके हैं उन सभी से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की वीडियो के माध्यम से मैंने समाहित किया है, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बीए 6 सेमेस्टर इतिहास का पहला पेपर इरा ऑफ गांधी एंड मास मूवमेंट से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि 2025 की परीक्षा में आने वाले हैं सभी विश्वविद्यालयों में। चलें, पहला क्वेश्चन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार आया हुआ लघु उत्तरीय का क्वेश्चन है। ये इस क्वेश्चंस के लिए आपको 8 से 10 नंबर मिल सकते हैं। प्रश्न आपका है साइमन कमीशन की सिफारिशें बताएं। साइमन कमीशन की क्या सिफारिशें थी उसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे साइमन कमीशन की सिफारिशों के बारे में। ठीक है, किसके बारे में आपको बताना है भैया? साइमन कमीशन की जो सिफारिशें थी उनके बारे में आपको बताना है और बहुत ही बारीकी के साथ आपको चीज़ों को समझाना है। देखिए, साइमन कमीशन की अगर बात की जाए और जब ये भारत में आया तो इसके विरोध में प्रदर्शन भी हुआ भारतीयों के द्वारा, गो बैक साइमन के नारे भी लगे खूब ज़्यादा। तो इसमें क्या क्या बातें बताई गई थी, साइमन कमीशन में क्या बातें बताई गई, वही सिफारिशें कही जा रही हैं। पहली बात ये बताई गई थी कि प्रांतों में प्रशासन की जो डायरिया प्रणाली थी उसको समाप्त कर दिया जाएगा और इसके स्थान पर प्रतिनिधि सरकार जो होगी वो स्थापित करी जाएगी। ये साइमन कमीशन की रिपोर्ट में पहली बात कही गई। दूसरी बात ये कही गई कि इसमें या इसने सिफारिश की साइमन कमीशन ने कि अलग अलग मतदाता यानी कि जो वोट देने वाले लोग होंगे तब तक बने रहें जब तक कि सांप्रदायिक हिंसा और तनाव कम ना हो जाए, तब तक अलग अलग मतदाता बने रहें। ठीक है। तीसरी बात कही गई कि सांप्रदायिक घृणा यानी कि धर्म के नाम पर यानी कि मुस्लिम और हिंदू के बीच में घृणा पैदा करना या एक दूसरे के प्रति जलन रखना, दरार या इंटरनेट सुरक्षा बनाए रखने के लिए राज्यपाल को विवेकाधीन शक्तियां दी गई हैं इसमें। इसके अलावा यह सिफारिश की गई थी कि विधान परिषद के सदस्यों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी इसमें। तो साइमन कमीशन में क्या कहा गया था कि विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनकी संख्या में वृद्धि करी जाएगी। ये सब साइमन कमीशन की सिफारिशों में बातें इंक्लूड थी। अगली बात थी सुधारों ने समान रूप से सुझाव दिया कि कमीशन को भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया था। चूंकि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है सबसे बड़ा अधिनियम माना जाता रहा है और जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ है तब तक आप देखते भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही जो है भारत पर शासन किया गया। भारतीय संविधान में 1935 के भारत शासन अधिनियम से बहुत सारे अनुच्छेदों को या तो हूबहू ग्रहण कर लिया गया है या तो इसमें कुछ संशोधन करके लिया गया। तो यानी कि इंपॉर्टेंट रहा है भारत शासन अधिनियम। तो सुधारों ने समान रूप से सुझाव दिया कि कमीशन को भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया था। छठी बात यह कही गई थी कि उच्च न्यायालय पर पूर्ण नियंत्रण रखने के लिए भारत सरकार का पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। यानी कि जो हाई कोर्ट है उस पर नियंत्रण रखने के लिए भारत सरकार का भी पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए, भारत सरकार का पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए उच्च न्यायालयों पर। इसके अलावा वर्ष 1937 में पहले प्रांतीय आधारित चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस की हर प्रांत में अतिक्रमण की लहर देखी गई और ये चीज़ें एक प्रकार से इसमें सिफारिशों में शामिल की गई थी। किसके? साइमन कमीशन की सिफारिशों में ये सारी बातें थी, तो इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर? आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे।
दूसरा क्वेश्चन, साइमन कमीशन में आयोग के सदस्य कौन कौन थे, स्पष्ट कीजिए। देखिए, साइमन कमीशन की नियुक्ति जो की थी वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे सर जॉन साइमन, उनके नेतृत्व में की गई थी। ठीक है, इस कमीशन में 7 सदस्य थे जो सभी ब्रिटेन की संसद के मनोनीत थे, यानी ब्रिटेन की संसद के द्वारा 7 सदस्यों को भेजा गया था इस संगठन में या इस आयोग में। यही कारण था कि इसे श्वेत कमीशन कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं शामिल था। मतलब कि इसको श्वेत कमीशन भी कहा जाता, क्योंकि इसमें एक भारतीय भी शामिल नहीं था। और 7 मतलब कि जो इसमें लोग थे, ठीक है, वो 7 लोग थे। श्वेत कमीशन इसलिए भी कह सकते हैं, और सभी लोग इसमें जो थे वो गोरे थे, यानी कि कोई भी भारतीय नहीं था, तो ये भी एक कारण था। साइमन कमीशन की घोषणा कब की गई थी? 8 नवंबर 1927 को की गई थी, यह बात आप ध्यान रखेंगे। इसमें कौन कौन से जो व्यक्ति थे वो शामिल थे, उनके नाम कुछ इस प्रकार से 7 लोग थे, और 7 में से कोई भारतीय नहीं था, और यही कारण था कि इसका विरोध जम करके हुआ। ठीक है, पहले विद्वान कौन थे? पहले विद्वान थे सर जॉन साइमन, जो स्पेन वैली के सांसद थे, लिबरल पार्टी से संबंधित थे ये। ठीक है, तो सर जॉन साइमन जो कि स्पेन वैली के सांसद थे, स्पेन वैली क्षेत्र है ब्रिटेन का, वहाँ के सांसद थे और लिबरल पार्टी के सांसद थे, यही इसके अध्यक्ष भी थे, इसीलिए इस कमीशन का नाम जो है साइमन कमीशन रखा गया। दूसरे विद्वान थे क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली जो है लाइम हाउस के सांसद थे और लेबर पार्टी से संबंधित थे ये। ठीक है, क्लीमेंट एटली, बाद में क्लीमेंट एटली की सरकार भी बनती है। तीसरी बात, तीसरे विद्वान थे हैरी लेवी लासन। हैरी लेवी लासन की अगर बात की जाए तो ये लिबरल यूनियनिस्ट पार्टी से संबंधित थे। अगले जो विद्वान थे इसमें जो शामिल थे, अगले व्यक्ति, उनका नाम था सर एडवर्ड सेसिल जॉर्ज कार्डोगन। ठीक है, ये फिंचली के सांसद थे, कंजर्वेटिव पार्टी से संबंधित थे। इसके अलावा साइमन कमीशन में वर्नन हार्टसोम भी शामिल थे, जो कि ऑकमोर के सांसद थे, लेबर पार्टी से संबंधित हैं ये। यानी लेबर पार्टी की आप देखेंगे और कंजर्वेटिव पार्टी के 2-2 सांसद इसमें शामिल थे। लेबर पार्टी के वर्नन हार्टसोम और लेबर पार्टी के क्लीमेंट एटली, ये 2 सांसद शामिल थे। इसके अलावा जॉर्ज रिचर्ड लेन, ये फॉक्स वार्क्सटन एस के सांसद थे, कंजर्वेटिव पार्टी से रिलेटेड थे। और 7वां जो सदस्य था वो था डोनाल्ड स्टार्लिन, पामर होवार्ड, कम्बरलैंड नॉर्थ के सांसद भी ये थे। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि ये 7 सदस्य जो थे साइमन कमीशन में शामिल थे। ये प्रश्न परीक्षा में आ सकता है, और 7 के 7 जो थे वो अंग्रेज ही थे, इस वजह से इसको श्वेत कमीशन कहा जाता है। यह बात ध्यान रखेंगे, चूंकि इसमें कोई भारतीय नहीं था, इस वजह से इसका विरोध भी खूब किया गया, और इसकी नीतियाँ भी ऐसी थी जिसका विरोध जाहिर सी बातें होनी भी चाहिए थी। साइमन कमीशन का प्रभाव क्या पड़ा भारत पर? जब साइमन कमीशन आया बन करके, तो इसका क्या प्रभाव पड़ा या इसका क्या परिणाम निकला? हेडिंग डालेंगे साइमन कमीशन के उद्देश्य और प्रभाव। देखिए, साइमन कमीशन के उद्देश्य और प्रभाव कई सारे थे। पहला उद्देश्य या प्रभाव ये पड़ा, देखिए इसका मुख्य प्रभाव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति दिशाहीन था। ठीक है, दूसरा, इसका मुख्य उद्देश्य देश के सामाजिक ताने बाने को तोड़ने के लिए सांप्रदायिक भावनाओं को बढ़ाना था, ताकि सांप्रदायिकता बढ़े, हिंदू मुस्लिम में फूट डाली जाए और हिंदू मुस्लिम एक दूसरे से लड़ाई करें। ऐसी नीति एक प्रकार से इसमें दी गई थी, ताकि सांप्रदायिकता और भड़के, लोग एक दूसरे को जो है देख ना पाए, हिंदू मुसलमान आपस में लड़ें। ठीक है, तीसरी बात, यह भारतीयों को शासन की शक्तियां प्रदान करने की प्रक्रिया में देरी करना चाहता था, ताकि भारतीयों को शासन की शक्तियों में भाग ना लिया जाए, भारत शामिल ना हो कानून बनाने में, या भारत किसी भी मुद्दे में शामिल ना हो पाए, इस वजह से एक देरी कर रहे थे ये लोग। तो ये भी एक इसमें इसका परिणाम हुआ। इसके अलावा इसका उद्देश्य था कि वे क्षेत्रीय आंदोलन का प्रचार और समर्थन करने की कोशिश कर रहे थे, साइमन कमीशन के लोग, जो देश में राष्ट्रीय आंदोलनों को स्वचालित रूप से मिटा सकता था, और इस वजह से इसका खूब दबा के विरोध हुआ। तो ये इस उद्देश्य से 4 उद्देश्य हैं। इसके परिणाम भी कई सारे हैं। परिणाम को अगर जाने हम, देखिए पहला परिणाम, कई सिफारिशों के अलावा उन्होंने जल्द ही महसूस किया कि भारत का शिक्षित क्षेत्र पूरी तरह से परिवर्तनों को स्वीकार नहीं कर रहा था, इसलिए उन्होंने भारतीयों की बेहतरी के लिए कुछ बदलाव सुझाव दिए। ठीक है, तो ये पहला परिणाम निकला। दूसरा परिणाम इसका ये था, पहला परिणाम क्या था भाई? पहला परिणाम यही था कि कई सिफारिशों के अलावा उन्होंने जल्द ही महसूस किया कि भारत का जो शिक्षित क्षेत्र है पूरी तरह से परिवर्तनों को स्वीकार नहीं कर रहा था, इसलिए उन्होंने भारतीयों की बेहतरी के लिए कुछ बदलाव के सुझाव दिए साइमन कमीशन ने। दूसरी बात, कमीशन के परिणाम स्वरूप भारत सरकार अधिनियम 1935, जिसे भारत में प्रांतीय स्तर पर जिम्मेदार सरकार कहा जाता है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर नहीं कहा जा सकता।
यह लंदन के बजाय भारतीय समुदाय के लिए जिम्मेदार सरकार है। 1937 में पहले प्रांतीय चुनाव हुए, उन्होंने कई प्रांतों में कांग्रेस सरकार बनाई और इस वजह से आप देखते हैं तो ये इसका प्रभाव पड़ा। साइमन कमीशन के आ जाने से कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं पे उसको फायदा मिला। साइमन कमीशन के विरोध में जनता एकजुट हुई और वो राष्ट्रीयता की भावना और थोड़ी प्रबल हुई इसमें। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। सब लघु उत्तरीय का क्वेश्चन है। प्रश्न, नेहरू रिपोर्ट और देसी रजवाड़े पर टिप्पणी कीजिए। नेहरू रिपोर्ट क्या थी और देसी रजवाड़े क्या थे, इस पर टिप्पणी करें। देखिए, नेहरू रिपोर्ट या देसी रजवाड़े, जो कि छोटे छोटे राजा हुआ करते थे भारत में उस समय, ठीक है, जो अलग अलग क्षेत्रों में फैले हुए थे, अपने राज्य को ही देश मानते थे। नेहरू समिति के सामने देसी रियासतों की स्थिति की जटिल समस्या आई। 1927 ईस्वी में इन रियासतों की जनता ने स्टेट पीपुल्स कांग्रेस का गठन किया ताकि स्वशासन की जो है संस्थाओं को आजमाया जाए। इससे राजाओं मतलब कि राजाओं को अपने हितों के लिए खतरा महसूस हुआ और उन्होंने इस मामले में अंग्रेजों की सहायता चाहिए। नतीजतन इसका नतीजा ये निकला कि सर हार्डकोर्ट बटलर की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई जिसने ब्रिटिश सर्वोच्चता के जरिए देसी रियासतों के संरक्षण पर जोर दिया। यानी कि जब राजाओं ने अंग्रेजों से सहायता मांगी कि ये नेहरू रिपोर्ट आई है, इससे हमको खतरा है, तो ऐसे में जब हार्डकोर्ट बटलर की अध्यक्षता में जो समिति आई उसने जो है देसी रियासतों के संरक्षण पर जोर दिया। नेहरू समिति ने बटलर समिति की नियुक्ति की आलोचना करी, क्योंकि बटलर समिति जो थी वो राजाओं या देसी रजवाड़ों के संरक्षण में थी, जबकि जो नेहरू रिपोर्ट थी तो उससे राजाओं को लग रहा था कि इससे हमारे जो है राज्य को खतरा है। तो नेहरू रिपोर्ट में या नेहरू समिति में खूब आलोचना करी गई बटलर समिति की और कहा कि सर्वोच्चता के अधिकारों और दायित्वों को भारत के कॉमनवेल्थ की सरकार को हस्तांतरित करना होगा और भारत की कॉमनवेल्थ तथा भारतीय राज्यों के बीच के टकरावों पर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा। कॉमनवेल्थ में एक प्रकार से ऐसे देश शामिल है जहां पर ब्रिटेन जो है कब्जा करके रखा था, तो अब ब्रिटेन कब्जा ना करे, बाहरी मामले आप देखो, ऐसा सोचा गया, और आंतरिक मसले जो है हम लोग खुद ही देखेंगे, आप बाहरी सरकार देखो, आंतरिक मामला हम लोग खुद ही देख लेंगे, ऐसा जो है इसमें कहा गया था। नेहरू रिपोर्ट पर किए गए आंतरिक विरोध पर लेख लिखिए। हेडिंग डालेंगे नेहरू रिपोर्ट पर आंतरिक विरोध क्या हुआ। देखिए, कांग्रेस के भीतर जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में युवा समुदाय ने नेहरू रिपोर्ट की आलोचना करी, क्योंकि उसने डोमिनियन स्टेट को मंजूर किया था। डोमिनियन स्टेट मतलब होता है, जैसे अभी मैंने पहले बताया कि भाई जो नेहरू रिपोर्ट आई थी मोतीलाल नेहरू की, उसमें कहा यह गया था कि इसमें कहा गया था कि भाई अंग्रेज लोग जो हैं वो बाहरी, जैसे कि विदेशी मामला हुआ, सेना का मामला हुआ या विदेशी नीतियाँ जितनी भी हुई वो सब देखना हुआ, व्यापार वगैरह विदेशों से करना हुआ, तो वो सब अंग्रेज सरकार देखे, वो आप लोग देखिए बाहरी मामलों को, ठीक है। लेकिन आंतरिक मामलों में जनता को क्या कैसे रहना है, उनको कैसे नीतियों का पालन करना है, कैसे क्या करना है, वो सारी चीज़ें आप हम पर छोड़ दें, यानी भारतीय लोगों पर छोड़ दें। यानी आंतरिक मामले हम देखेंगे और बाहरी तौर पर आप हमारा संरक्षण मतलब कि हमको संरक्षित करें, ऐसा डोमिनियन स्टेट में होता है। तो डोमिनियन स्टेट में एक प्रकार से यही बात बताई गई थी और डोमिनियन स्टेटस को मंजूर कर दिया था किसने, नेहरू रिपोर्ट ने, जो कि मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। विरोधियों ने पहले ही महत्तर स्वाधीनता की ओर अपनी चाहत व्यक्त की थी कि हमको स्वतंत्रता चाहिए। डोमिनियन स्टेटस की बात को वे सीमित संवैधानिक प्रक्रिया समझ रहे थे कि इसको लेने से कोई फायदा नहीं, हमारा देश है, हम पर शासन कर रहे हैं लोग, जबरदस्ती कब्जा करके रखे तो इनको यहाँ से भगाते हैं, क्या डोमिनियन स्टेट क्या है, ठीक है। तो संवैधानिक प्रक्रिया समझ रहे थे। कांग्रेस के भीतर के इस युवा समुदाय की प्रतिक्रिया ने नेतृत्व को कलकत्ता कांग्रेस में, यह प्रस्ताव कलकत्ता अधिवेशन का जो हुआ कांग्रेस का प्रस्ताव, उसमें मतलब कि कांग्रेस की जो अध्यक्षता हुई, कलकत्ता अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, उसमें प्रस्ताव पारित करने के लिए मजबूर कर दिया गया कि अगर ब्रिटिश सरकार 31 दिसंबर 1929 तक नेहरू रिपोर्ट को मंजूर नहीं करती या उससे पहले ठुकरा देती है तो कांग्रेस एक और जन आंदोलन शुरू करेगी। चूँकि लॉर्ड इरविन ने पूर्ण डोमिनियन स्वशासन की स्थापना की दिशा में ठोस कदम उठाने का कोई संकेत नहीं दिया, जैसा कि उन्होंने 31 दिसंबर 1929 की अपनी घोषणा में बताया था नेहरू रिपोर्ट में। इसलिए कांग्रेस ने 31 दिसंबर 1929 को घोषित किया कि नेहरू रिपोर्ट की वैधता अब खत्म होती है। अब वहीं पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और से तमाम नेता जो है जाते हैं और रावी नदी के तट पर एक झंडा फहराते हैं और स्वाधीनता, प्रथम स्वाधीनता संग्राम या प्रथम स्वतंत्रता मतलब कि पूर्ण स्वतंत्रता की मांग यहाँ पर जो है रावी नदी के तट पर
31 दिसंबर को 1929 में किया जाता है। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नेहरू रिपोर्ट की मंजूरी पर टिप्पणी कीजिए। देखिए नेहरू रिपोर्ट की मंजूरी, देखिए सर्वदलीय सम्मेलन के बाद में नेहरू रिपोर्ट को मंजूर कर दिया गया, लेकिन 3 संशोधनों को शामिल नहीं किया गया जिन्हें जिन्ना ने बैठक में सुझाया था। ठीक है, जिन्ना भी उस समय मुस्लिम लीग के सर्वे सर्वा माने जाते थे। कांग्रेस ने रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को अग्रेसित किया था, भेजा था। उसे स्वीकार करने के लिए 1 साल की समय सीमा तय किया गया, जिसके ना होने पर वे 1930 में अहिंसक अभियान शुरू करने वाले थे। 3 महीने बाद मुस्लिम लीग ने रिपोर्ट को खारिज कर दिया और राजनीतिक समाधान के लिए न्यूनतम स्वीकार्य शर्तों के बतौर जिन्ना के मशहूर 14 बिंदु पेश किए गए। जो 14 सूत्रीय नीति है जिन्ना की, वो भी सामने आई इसी समय। इसी बीच इंग्लैंड में लेबर पार्टी के रैमसे मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री बन जाते हैं, जिनकी सलाह पर वायसराय ने कहा कि 1917 की घोषणा में यह अंतर्निहित था कि भारत संवैधानिक विकास का स्वाभाविक मुद्दा डोमिनियन स्टेटस की प्राप्ति है, इसलिए भारतीयों और ब्रिटिश लोगों का एक सम्मेलन होगा जिसमें इंग्लैंड की संसद को सौंपने से पहले साइमन कमीशन के अंतिम प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। ये बातें कही गई। ठीक है, तो ये भी कुछ चीजें थी। अगला क्वेश्चन आपसे बन सकता है एग्जाम में। महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति के रूप में विचारधारा और उसकी सीमा को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस कथन को स्पष्ट करें। बिल्कुल ठीक बात है। महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति के रूप में विचारधारा और उसकी सीमा को बदलने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति के स्वरूप, विचारधारा और उसकी सीमा को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजनीति में उनके प्रवेश के साथ संघर्ष का एक चरण शुरू हुआ। जन लामबंदी की दिशा में हुए बदलाव के साथ राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में वह प्रमुख व्यक्ति बन रहे थे और उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष का निर्देशन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय राजनीति में अपने प्रवेश के प्रारंभिक चरण में गांधी ने भारतीय आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक वास्तविकता को समझने की कोशिश करी। संघर्ष के नए रूपों को इस्तेमाल किया गांधी जी ने। दक्षिण अफ्रीका में अपने प्रवास के दौरान गांधी ने उस नस्लवादी भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और उनको अनुभव भी प्राप्त हो चुका था। उन्होंने लड़ाई जीती भी थी वहाँ पर, जिसने भारतीय समुदाय को सभ्य जीवन जीने के लिए आवश्यक मानव अधिकारों से वंचित किया हुआ था। इसलिए उन्हें राजनीतिक लामबंदी की तकनीकी का अनुभव गांधी जी को पहले से था। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सबसे प्रमुख नेता बनकर के उभरे, सामने आए जनता के, और जन लामबंदी की अपनी नई विधियों का उपयोग करते रहे। सत्य, अहिंसा और ऐसे तमाम प्रकार के नीतियां गांधी जी के द्वारा सामने लाई गई। ठीक है, गरीब किसानों, युवाओं और महिलाओं की भागीदारी को सुरक्षित करने में सक्षम रहे। यह असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन की श्रृंखला में साफ दिखाई पड़ा। इसलिए राष्ट्रीय आंदोलन पर उनके प्रभाव को समझने के लिए गांधी के विचारों और तकनीकों को समझना आवश्यक हो जाता है। और गांधी ने न केवल एक प्रकार से उस समय भारतीय राजनीति को प्रभावित किया, बल्कि जनता में एक राष्ट्रवाद की जो मोटिवेशन है, जो प्रेरणा है, उसको फूंका। और जनता उस समय एकदम से प्रभावित हुई गांधी जी से। गांधी जी के विचारों को जनता मानने लगती है और गांधी एक ऐसे नेता के रूप में उभरे जो नेता एक प्रकार से अभी तक भारतीय राजनीति में नहीं आ सका था। ऐसे नेता के रूप में गांधी जी हमारे समक्ष आते हैं। और आप देखते हैं गांधी जी ने जितने भी आंदोलन लड़े उनमें सभी में अहिंसा सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका में रहा है। ठीक है, तो सत्य, अहिंसा के मार्ग पर चल करके उन्होंने अंग्रेजों को यहाँ से भगाने का काम किया गांधी जी ने। बाकी चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, लाल बाल पाल, तमाम लोगों ने अपने अपना काम किया। जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, प्रथम युद्ध के पश्चात, प्रथम युद्ध मतलब प्रथम विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 ईस्वी में और चला था 1918 ईस्वी तक। तो इसके बाद में 1918 के बाद में राष्ट्रीय आंदोलन और अधिक तीव्र हो गया था। स्पष्ट कीजिए। क्योंकि क्या हुआ था कि 1914 में जब युद्ध शुरू हुआ तो भारत जो था इंग्लैंड के कब्जे में था, तो इंग्लैंड भी युद्ध लड़ रहा था वहाँ पर। तो इंग्लैंड
की जो सेना आती थी वो भारत से भी सेना ले गए थे, भारत के जवान जाकर के लड़ते थे। और भारत के जवान जो थे, गांधी जी ने कहा या सभी लोगों ने, या कांग्रेस जितने नेता थे सभी लोगों ने मंजूरी दे दी। वैसे गांधी जी इसमें उतना इंपॉर्टेंट नहीं भूमिका निभाई, लेकिन हाँ, जो कांग्रेस के लोगों ने कहा कि हाँ भाई हमारे लोग जो है लड़ेंगे आपकी तरफ से, लेकिन आप आज़ादी हमको देंगे। लेकिन आज़ादी तब भी ना मिली। तो कई सारी चीज़ें हुई जिससे जनता में आक्रोश की भावना उभरती गई और नेशनलिज्म की भावना उत्पन्न होती गई। प्रथम युद्ध के बाद राष्ट्रीय आंदोलन और अधिक तीव्र होता गया। इसमें विभिन्न सामाजिक समूहों और वर्गों में के शामिल होने से यह एक वास्तविक जन आंदोलन बन गया। अनेक कारणों या कारकों ने इस विकास में योगदान दिया। उनमें से एक जो है मोहनदास करमचंद गांधी का प्रवेश था, जो दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव के खिलाफ बड़े पैमाने पर जन लामबंदी का अनुभव प्राप्त करने के बाद भारत आए थे। गांधी ने नए तरह के विचारों और तकनीकों का इस्तेमाल किया, जिससे आम लोगों के लिए आंदोलन में भाग लेना आसान हो गया। क्योंकि इससे पहले बस केवल जो राजनीतिक लोग थे वो ही आंदोलन किया करते थे, लेकिन अब जनता, किसान, मिलों में काम करने वाले जो एक प्रकार से मजदूर है, वो सब जो है सड़कों पर उतरने लगे, आंदोलन में भाग लेने लगे। शिक्षित वर्ग भी आंदोलन में भाग लेने लगा। ठीक है, 1920 तक राष्ट्रीय आंदोलन के निर्विवाद नेता बन गए और 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त होने तक बने रहे गांधी जी। उनके सभी अभियानों और आंदोलनों में सामान्य लोगों के मुद्दों और शिकायतों का उचित समावेश भी था। वो हर एक व्यक्ति के मुद्दों को उठाते थे। उनके आंदोलन नैतिक ताने बाने से जुड़े हुए रहते थे, इसलिए उनकी अपील 3 प्रमुख आंदोलनों, अन्य स्थानीय आंदोलनों में स्पष्ट हो गई थी। उन्होंने भारतीय लोगों को सत्याग्रह, अहिंसा के हथियारों के द्वारा बदल दिया, जो प्रभावी रूप से दमनकारी और औपनिवेशिक राज्य के खिलाफ इस्तेमाल किए गए थे, जो कि अपने आप में एक बहुत ज़बरदस्त तरीका था अहिंसा वाला। ठीक है, अहिंसात्मक आंदोलन जो होता है उसको सरकार दबाने में सफल नहीं हो पाती, क्योंकि अहिंसा से अगर आप बैठे रहेंगे, जैसे इस समय धरना चल रहा है, तो अगर उसमें कोई हिंसा नहीं होगी तब तक पुलिस उसको मार करके वहाँ से नहीं भगाएगी। ठीक है, तो यही चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए गांधी जी अहिंसा के प्रबल पक्षधारी थे। गांधी जी गीता का ज्ञान भी उनके पास था। 1942 के आंदोलन से जुड़े कुछ मुद्दों के बारे में बताएं। देखिए, 1942 के आंदोलन से जुड़े कुछ मुद्दे। भारत 1942 की अगर बात की तो इसे इसको अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन भी कहा जाता है। 1942 के आंदोलन से जुड़े कुछ मुद्दे भारत के विभिन्न मार्गों में एक समान थे। इनमें एक था जनता के द्वारा राष्ट्रवादी प्रतीकों का उपयोग किया जाना। उत्तरी इलाहाबाद और अवध में किसान आंदोलन हो रहा था। असम में जो है बागान श्रमिक, और 1920 की शुरुआत में अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में आगे बढ़ता हुआ अभियान गुड़म रप्पा, यह सभी उदाहरण इस बात के साक्षी हैं कि किस प्रकार विभिन्न वर्गों के लोगों की व्यापक भागीदारी ने मुख्य धारा आंदोलन के जड़ को मजबूत किया। हालांकि 1942 के आंदोलन में आम जनता का उत्साह बहुत अधिक बढ़ चुका था। 1942 में जनता एकदम से फुपक करके आंदोलन में भाग ले रही थी और किसी प्रकार से पीछे हटने का नाम नहीं ले रही थी। 1944 के अंत में प्रति सरकार के किसान वर्ग ने बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। जब इन लोगों के विचारों का प्रतिनिधित्व जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी नेता कर रहे थे, जबकि गांधी पहले ही यह इच्छा जाहिर कर चुके थे कि जो लोग अभी भी छिपे हुए हैं वह आत्मसमर्पण कर दें। विगत 3 दशकों से चलने वाली आतंकवादी गतिविधियों के कारण से क्या हुआ, कारण से राजनीतिक बलों के विभिन्न केंद्र यहाँ मौजूद थे। हिंसक गतिविधियों का तेजी से बढ़ना निश्चित रूप से यहाँ एक चिंता का विषय बन चुका था। लेकिन सरकार की क्रूर दमन नीतियाँ और उनके द्वारा की गई की गई उत्तेजक गतिविधियाँ जो थी 1942 के आंदोलन को और आगे बढ़ा दी गई या उसको एकदम से ज्वलंत बना दी। इस हिंसा के लिए जिम्मेदार थी। हाल के दिनों में यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि भारत छोड़ो आंदोलन का इतिहास इसलिए उपेक्षित रहा क्योंकि मुख्य राजनीतिक दलों के द्वारा इस आंदोलन में कोई केंद्रीय भूमिका नहीं निभाई गई थी। ठीक है, मुख्य रूप से यह आंदोलन निम्न वर्गों का आंदोलन था। अगर इसमें राजनीतिक अभिजात वर्ग यानी कि जो पढ़े लिखे वर्ग है या जो धनी वर्ग है वो भी सामने आता तो उसी समय आज़ादी मिल गई होती। अगर इसमें राजनीतिक अभिजात वर्ग अग्रणी होते तो यह अभियान अधिक अनुदारवादी हो गया होता। पारंपरिक नेतृत्व की अनुपस्थिति में हाशिए पर पड़े समूहों ने कई महत्वपूर्ण विचारों की स्थापना करके अपनी योग्यता का लोहा मनवाया। स्थानीय और राष्ट्रीय सरोकारों के मिलन से राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा मिला,
जबकि आंदोलन के सामाजिक परिवर्तनकारी चरित्र इसमें अधूरे दिखाई पड़े। इस तरीके से जब सामाजिक परिवर्तनकारी लोग या राष्ट्रीय आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे इसमें सामने नहीं आए तो ये आंदोलन कहीं ना कहीं पे उतना सफल नहीं हुआ। लेकिन हाँ, इस आंदोलन का प्रभाव इतना पड़ा कि जो है 1947 में जो आज़ादी मिली उसकी पृष्ठभूमि आप देखते हैं यहीं पर तैयार हो गई। भारत छोड़ो आंदोलन की कुछ बातें बताएं। चलिए इस क्वेश्चन को छोड़ दें, क्वेश्चन थोड़ा सा ही है। हाँ, एक बात और ध्यान रखेंगे, अगर इसका आपको पीडीएफ प्राप्त करना है, ठीक है, ऐसे ही और पीडीएफ आएगी, सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ 6 सेमेस्टर की प्राप्त करनी है तो आपको यहाँ जुड़ना है क्रैश कोर्स में, तो आप जुड़ सकते हैं 9161 93 60 62 पर आपको SMS करना है। ये नंबर है 9161 93 60 62 पर SMS करें अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके आपको भेजना है, ठीक है। जैसे ही आप इस पर नाम, यूनिवर्सिटी नाम, सब्जेक्ट नेम लिख करके भेजेंगे आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा। उसी स्कैनर पर मात्र आपको 100 रुपीज़ जो है फीस देने होंगे। उसके बाद में आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, वहाँ पर आपको लाइव क्लास जब भी होगी तो उसकी लिंक मिलेगी, ठीक है। वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, उसके बाद में प्लेलिस्ट की भी वीडियो मिलेगी, मॉडल पेपर जो बनेंगे उसकी PDF नोट्स आपको मिलेगी। मॉडल पेपर आपके ऑब्जेक्टिव के भी तैयार हो रहे हैं, ऑब्जेक्टिव के भी आपको मॉडल पेपर मिलेंगे और लिखित के भी, यानी जैसे इस समय चल रहा है तो ये भी आपको मॉडल पेपर के PDF मिल जाएगी जिससे आप पढ़ पाएंगे। आप सीरीज़ ना भी खरीदें तो भी आप आसानी से चीज़ों को पढ़ पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, आपको सभी सब्जेक्ट यानी 2 सब्जेक्ट जो आपके हैं, दोनों सब्जेक्ट के जो पहला पेपर और जो दूसरा पेपर है यानी फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, दोनों की तैयारी आपकी बहुत ही बेहतर अंदाज में करवा दी जाएगी। इसके साथ ही साथ में आपके लिए और व्यवस्था ये है कि इसमें जो को करिकुलर का पेपर आपका होता है, ठीक है, को करिकुलर में जैसे आपका कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट पढ़ना है तो उसकी भी तैयारी आपकी यहाँ पर हो जाएगी मात्र इसी 100 रुपये फीस में, ठीक है। तो जिनको भी जुड़ना है SMS करें तुरंत 9161 93 60 62 पर और तुरंत ज्वाइन हो जाए हमारे साथ। ये 100 रुपये आप किसी दूसरे से भी सेंड करवा सकते हैं अगर नहीं चलाते तो। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट की तैयारी करवा दी जाएगी। धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। चलिए अति लघु उत्तरीय के क्वेश्चन सब थोड़ा सा देख लें। अभी तक आपने लघु उत्तरीय के देखे। देखिए प्रश्न आपका गदर पार्टी के बारे में बताएं। देखिए गदर पार्टी की अगर बात की जाए तो लाला हरदयाल ने 10 मई की डेट को 1913 ईस्वी में कैलिफोर्निया के यूली नामक नगर की एक सभा में गदर पार्टी की स्थापना करी थी। कहाँ पर? 10 मई 1913 ईस्वी को स्थापना की गई थी। कहाँ पर? कैलिफोर्निया के यूली नामक नगर में गदर पार्टी की स्थापना करी थी लाला हरदयाल ने। पार्टी ने गदर नामक समाचार पत्र भी निकाला था यहीं से। प्रथम विश्व युद्ध के समय गदर पार्टी ने इंग्लैंड के शत्रुओं से साठगांठ कर, यानी इंग्लैंड के जो शत्रु थे, इंग्लैंड के दुश्मन जो थे, उनसे मिल गए थे गदर पार्टी के लोग और भारत में 21 फरवरी 1915 ईस्वी को शाश्वत क्रांति की योजना भी बना ली थी, ठीक है। केवल भारत में ही भारत को आज़ाद करवाने के लिए आंदोलन नहीं चलाए जा रहे थे, विश्व स्तर पर भी तमाम आंदोलन चलाए जा रहे थे, ठीक है। उनमें गदर पार्टी के द्वारा आंदोलन भी प्रमुख था। अगला क्वेश्चन आपका आ सकता है, असहयोग आंदोलन क्या था? असहयोग आंदोलन किसे कहते हैं? देखिए असहयोग आंदोलन की बात की, आ माने नहीं, सहयोग माने सहयोग नहीं करेंगे, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की थी कि इस विश्व युद्ध का उद्देश्य विश्व को प्रजातंत्र के लिए सुरक्षित बनाना है तथा प्रत्येक देश को आत्मनिर्णय लेने का अधिकार दिलाना था। इस वजह से भारतीय सैनिकों ने प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड का साथ दिया था, इंग्लैंड की तरफ से लड़े थे। भारत के विषय में भी यही घोषणा अंग्रेजों के द्वारा की गई थी, लेकिन भारतीयों को धीरे धीरे प्रत्येक विभाग में उत्तरोत्तर अधिक संख्या में शामिल किया जाएगा। किंतु युद्ध की समाप्ति के पश्चात सरकार अपने वादे से बिल्कुल मुकर जाती है, पूरे करने से बिल्कुल मुकर गई। इससे भारतीय नेताओं तथा जनता में घोर असंतोष हुआ कि भाई हमने तो इनके तरफ से विश्व में लड़ाई लड़ी और हमने अपने सैनिक बहुत सारे खोए, लेकिन अब ये अपनी बातों से मुकर रहे हैं तो हमको आंदोलन करना चाहिए या फिर हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो इस वजह से असहयोग आंदोलन, अब तुम्हारा हम सहयोग कभी नहीं करेंगे और हम क्या करेंगे, असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे। असहयोग आंदोलन शुरू हो गया और जो है इनके साथ जाने से मना कर दिया गया या इनकी तरफ से लड़ने से मना कर दिया गया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। साइमन कमीशन, अभी हमने चर्चा कर लिया साइमन कमीशन के बारे में। 1927 ईस्वी में सर जॉन साइमन कमीशन के नेतृत्व में एक आयोग की स्थापना की गई थी। इस आयोग को यह कार्य सौंपा गया था कि इस बात का पता लगाएं कि भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना संभव है अथवा नहीं। इस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं शामिल था। इसका चारों ओर विरोध और बहिष्कार हुआ। इसी समय लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरी छाती पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य की कील सिद्ध होगी, ये बात कही थी इन्होंने और बिल्कुल इसका विरोध हुआ। गो बैक साइमन के तमाम नारे लगे और बहुत सारा विरोध हो जाने के बाद भी एक प्रकार से ये कमीशन भारत में आया था। इसका प्रभाव कई सारा पड़ा, मैंने आपको बताया भी है।
आगे देखिए अगला क्वेश्चन आ चुका नेहरू रिपोर्ट, इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, साइमन कमीशन के विरोध के बाद भारतीय सचिव की चुनौती कि यदि वे विभिन्न संप्रदायों की सहमति प्राप्त कर संविधान का मसौदा तैयार करे तो सरकार उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। भारतीय नेताओं ने इस चुनौती को स्वीकार करके 28 फरवरी 1928 को 10 मई 1928 को 8 सदस्यों की समिति ने एक रिपोर्ट तैयार करी जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। इस रिपोर्ट को डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का, उसमें स्वीकार किया गया और इसको एक प्रकार से कहा गया, इसी में डोमिनियन स्टेट की बात करी गई थी, जो कि बाद में जो है इसको खारिज किया गया था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, साविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है? साविनय, विनय के साथ हम आपकी आज्ञा को नहीं मानेंगे, अंग्रेजों से ऐसा भारतीयों का कहना था। ठीक है, ये था आंदोलन का मतलब। सा माने होता विनय, सा माने होता साथ, विनय माने विनय के, विनय के साथ हम क्या करेंगे? अवज्ञा, आपकी आज्ञा को नहीं मानेंगे। असहयोग आंदोलन के असफल हो जाने के बाद गांधी जी शांत नहीं हो बैठे। अब उन्होंने ब्रिटिश सरकार के द्वारा निर्धारित जो लगान था, मद्यपान निषेध, नमक कर, सैनिक व्यय संबंधी नीतियों के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी अपने चुने हुए 79 साथियों के साथ ब्रिटिश सरकार की अवज्ञा करने के लिए गुजरात के दांडी नामक स्थान पर जाते हैं और यहीं से यह आंदोलन शुरू होता है, जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन को ही दंडी मार्च के नाम से जानते हैं, क्योंकि दंडी पर जाकर के, गुजरात का स्थान है दंडी, वहां पर जाकर के नमक कानून जो था उसका विरोध करते हुए, चूंकि नमक बनाने पर एक प्रकार से टैक्स दिया जाता था, तो उस टैक्स को समाप्त करने के लिए उन्होंने काम किया और इसकी जो मतलब कि जो नमक बना करके कानून तोड़ दिया इसका। ठीक है, ब्रिटिश लोगों का। तो ये था, मतलब कि 79 साथी तो चले थे, लेकिन पूरा का पूरा आप देखते हैं इनके पीछे पूरा कारवां चलता गया, बहुत सारे लोग इनके साथ हो गए थे। केवल 79 लोग ये साथ में चले थे और एक अपना थे 80, और लेकिन इनके साथ आप देखते धीरे धीरे करके पूरा कारवां ही सामने साथ आ गया और बहुत ज़्यादा लोग गांधी जी के पक्ष में आ गए, यानी उनके साथ चलने लगे। क्लियर? अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बताएं। देखिए, यह आंदोलन 9 अगस्त 1942 को आरंभ हुआ था। इस समय कांग्रेस के सभी नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे। कांग्रेसी नेताओं के पास कोई निर्धारित कार्यक्रम नहीं था। जनता को केवल यह याद था कि महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया है। अतः संपूर्ण भारत में विद्रोह प्रारंभ हो जाता है। अलग अलग जगहों पर कोई नेतृत्व लीडर उसमें उतना बड़ा नहीं रह जाता, लेकिन हाँ, महात्मा गांधी का जो नारा था करो या मरो, ठीक है, उसी नारे को लेकर के आगे बढ़ती है। पूरी संपूर्ण जनता में विद्रोह हो जाता है, सभी जनता विरोध करने लगती है अंग्रेजों का। यद्यपि यह आंदोलन असफल हो गया क्योंकि इसमें संगठन का अभाव था, कोई नेतृत्व करने वाला सही तरीके से नहीं था। सभी बड़े नेता जो थे अंदर थे और राजनीतिक साथ उतना ज़्यादा नहीं मिला इसका, मतलब इस आंदोलन को। अगस्त क्रांति के नाम से भी इसको जानते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, माउंट बेटन योजना क्या थी? बताएं। माउंट बेटन योजना की अगर बात की जाए तो 24 मार्च 1947 ईस्वी को माउंट बेटन ने भारत के वायसराय का पद ग्रहण किया। ठीक है, भारत का वायसराय का पद होता मतलब भारत का मुखिया मान करके चलो। ब्रिटिश की सरकार की तरफ से एक व्यक्ति नियुक्त होता था जो भारत में शासन करता था, भारत का मालिक के तौर पर। इटली की सत्ता हस्तांतरण संबंधी पूर्व घोषणा के अनुसार माउंट बेटन ने पंडित नेहरू और सरदार पटेल से पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करने के लिए वार्ता करी। माउंट बेटन योजना भारत और पाकिस्तान विभाजन को लेकर के आई थी। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल तो बड़े नेता थे उस समय के, तो उनसे जो ये था माउंट बेटन योजना थी, जो उसने कहा कि भाई जो है आप बातचीत कर लें ताकि भारत और पाकिस्तान को अलग किया जा सके। भारत विभाजन की योजना पर कांग्रेस से सहमति प्राप्त कर विभाजन संबंधी योजना पर वार्ता करने हेतु इंग्लैंड गए ये लोग। इंग्लैंड से लौट करके 3 जून 1947 को अपनी योजना प्रकाशित की और यही योजना माउंट बेटन योजना के नाम से जानी जाती है, जिसमें भारत और पाकिस्तान के विभाजन को लेकर के तमाम नीतियां, तमाम निर्णय लिए गए थे। अगला प्रश्न, गदर पार्टी की मुख्य उपलब्धियां बताएं। देखिए, गदर पार्टी के लोग राष्ट्रीय विचारधारा को लोकप्रिय बनाने में सफल हुए, विशेष करके उपनिवेशवाद के मूल्यांकन करने तथा इस समझ को प्रसार करने में ही हिंदुस्तान की गरीबी और पिछड़ेपन का मुख्य कारण अंग्रेजी शासन था। यह प्रसार उन्होंने देश तथा विदेश में रहने वाले भारतीयों में किया कि जो भारत आज पिछड़ा है उसका कारण अंग्रेज लोग जो है यहाँ से धन लूट करके जा रहे हैं, यहाँ से सारा जो है
माल जो है अंग्रेज लोग इंग्लैंड में जाकर के रख रहे हैं, सारा धन यहाँ से ले गए। उन्होंने अत्यधिक उत्साही राष्ट्रवादियों का एक दल तैयार किया, जिसने बाद में कई दशकों तक राष्ट्रीय आंदोलन तथा बाद में पंजाब और देश के अन्य भागों में वामपंथी तथा किसान आंदोलन तैयार करने में प्रमुख भूमिका अदा की। गदर विचारधारा मूलतः अत्यंत मतलब की समतावादी तथा जनतंत्रवादी विचारधारा थी। उसका उद्देश्य था गदर पार्टी का कि हिंदुस्तान में एक स्वतंत्र गणतंत्र की स्थापना की जाए। लाला हरदयाल ने जो प्रारंभिक अवस्था में अराजकतावादी तथा श्रमिक संघवादी आंदोलन से प्रभावित हुए थे, इस आंदोलन को एक समतावादी स्वरूप प्रदान किया गया। वे अक्सर आयरिश, मैक्सिकन और रूसी क्रांतिकारियों का जिक्र किया करते थे लाला हरदयाल, जिसकी वजह से इस आंदोलन को जो है अंधे राष्ट्रवाद से भी बचा सके और उसे एक अंतर्राष्ट्रीय रूप भी दे सकें, ऐसा हरदयाल जी चाहते थे। लेकिन गदर आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि उसके अधिकतर अनुयायी पंजाबी सिख प्रवासियों में से होने के बावजूद उन्होंने कभी भी जो है फिरका परस्ती का इजहार नहीं किया, बल्कि वे अपने दृष्टिकोण में पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष बने रहे। यानी इसमें जो थे भारत के जो बाहर रह रहे जो सिख धर्म के लोग थे, उनका एक प्रकार से इसमें योगदान रहा और उन्हीं के द्वारा ये आंदोलन किया गया। तो उसमें इन्होंने एक प्रकार से अपने धर्म को लेकर के कोई बातें ये नहीं की कि केवल हम ही आंदोलन कर रहे हैं या फिर ऐसी बातें। उन्होंने जनता को मतलब कि जो है ऐसा नहीं कहा कि हम हमारे द्वारा ये चीज़ें की जा रही है, वो सर्वभाव सर्वसम्मति की वजह से एक प्रकार से आगे बढ़ते रहे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, गांधी इरविन समझौते पर एक लेख लिखिए अथवा गांधी इरविन समझौता पर टिप्पणी कीजिए। लघु उत्तरीय का क्वेश्चन बन सकता है ये। देखिए, गांधी और इरविन, लॉर्ड इरविन के बीच में समझौता हुआ था और इसी समझौते में एक प्रकार से आप देखते हैं जब भगत सिंह वगैरह, सुखदेव, इन सभी को फांसी की सजा जो सुनाई गई थी, ये जो है कहा जाता है कि भाई इसी मतलब कि इसी वजह से गांधी जी को कुछ लोग कोसते हैं कि गांधी जी ने अच्छा नहीं किया था। लेकिन उस समय सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी कि गांधी जी बोले थे, शायद इन लोगों ने माना, मतलब कि नहीं बात मानी थी, सारी चीज़ें थी। देखिए, ब्रिटिश पत्रकार मिस्टर सोलो कॉम्ब तथा डॉक्टर जयकर और तेज बहादुर सप्रू की समझौते प्रयास के विफल रहे तथा दमन चक्र के निष्प्रभावी होने के बाद ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन की समाप्ति के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजन के रूप में एक प्रयास किया। गोलमेज सम्मेलन करके, गोलमेज मतलब कि ब्रिटेन में गोलमेज होती थी, इसीलिए इसको गोलमेज सम्मेलन कहा जाता था। गोलमेज से तात्पर्य होता है कि सभी लोग का चेहरा एक दूसरे लोग देख पाते हैं। जब लंबी मेजें होती तो एक बीच में बैठता जो कि हेड होता है, इधर जो बैठता है, उधर बैठता है वो भी हेड हो सकता है, लेकिन किनारे किनारे बैठने वाले थोड़ा सा अपने आप को हीन भावना महसूस करते हैं। लेकिन गोलमेज सम्मेलन बुलाने का तात्पर्य था समानता सभी को दी जाए। सारे नेता उसमें, भीमराव अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में गए थे, ठीक है। और ऐसे ही आप देखते तमाम सारे नेता जो है भारत के जो मुख्य लीडर थे, गांधी जी या कांग्रेस के कोई नेता वहाँ पर नहीं गए और उन्हीं नेताओं को बेसिकली गांधी जी को बुलाने के लिए, चूंकि गांधी जी यहाँ पर आंदोलन चला रहे थे, लेकिन भीमराव अम्बेडकर जी वहाँ पर पहले से पहुँचे रहते थे, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं पे जो सवर्ण लोगों ने या फिर जो उच्च जाति के लोगों ने उनके खिलाफ जो काम किया या फिर ऐसे मतलब उनके खिलाफ काम नहीं किया था, जो उनकी जाति विशेष को लेकर के जो छुआछूत या ऐसी तमाम प्रकार की जो कुप्रथाएं पहले थी, उनके खिलाफ उनका आंदोलन रहा। वो समतामूलक समाज की स्थापना करने के पक्षधर थे और जो सभी नेता चाहते थे। लेकिन गांधी जी जो थे एक बहुत दूरदृष्टि वाले व्यक्ति थे। गांधी जैसे विचारधारा मेरे हिसाब से उस समय किसी के पास नहीं थी। जो गांधी ने किया वो शायद किसी और ने किया होगा। गांधी ने अपना पूरा जीवन त्याग दिया कि भाई उसने देखा कि भाई कुछ लोग जो है कपड़े नहीं पा रहे हैं। गांधी जी ने कहा कि चलो आज से हम कपड़ा नहीं पहनेंगे, अगर हम कपड़ा नहीं पहनेंगे तो कम से कम 10 या 20 सेट कपड़ा जो हम पहनेंगे वो कोई दूसरा पहन लेगा। इस तरीके की विचारधारा गांधी जी की थी। वो एक ही धोती जो है पहनते थे, उसी को ओढ़ लिया करते थे। तो गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी नहीं गए, लेकिन भीमराव अम्बेडकर जी और ये सब पहुंचा रहते थे पहले, कई लोग और नेता जो है मुस्लिम लीग के ये लोग पहुंचते, अरे हम ही हैं। तो अंग्रेज लोगों ने कहा कि भाई अगर तुम लोग यहाँ पर हो अगर, तो वहाँ पे आंदोलन कौन कर रहा है? तो पता चला भाई गांधी जी कर रहे हैं। तो कहा पहले गांधी को पकड़ के लाओ, अगर गांधी नहीं आएगा या गांधी जी नहीं आएंगे तो कुछ भी संभव नहीं है। आंदोलन तो ऑटोमेटिक हो ही रहा है, तो फिर क्या मतलब है आंदोलन, मतलब कि ये गोलमेज सम्मेलन करने का। तो फिर गांधी जी को बुलाने के लिए ये इरविन को भेजा गया कि जाओ समझौता करो, गांधी को किसी तरीके से बुला करके लाओ सम्मेलन में, ठीक है।
तो एक प्रयास रहा परंतु विफल रहा। भारत की समस्याओं और उसके समाधान पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सम्राट ने 12 नवंबर 1930 को लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटिश भारत और भारत की देशी रियासतों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने जिसकी अध्यक्षता की। प्रथम गोलमेज सम्मेलन से वापस आने के बाद डॉक्टर जयकर और तेज बहादुर सप्रू ने तेज बहादुर सप्रू ने सरकार और कांग्रेस के बीच समझौता करने का एक और प्रयास किया, जिसके फलस्वरूप महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन ने 17 फरवरी से लेकर के 5 मार्च 1931 तक वार्ता करी। 5 मार्च को अपने मध्य एक समझौता हुआ, मतलब इन दोनों के बीच में, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। चर्चिल जैसे अनुदारवादी ने चर्चिल, जो विंस्टन चर्चिल थे ब्रिटेन के, दूसरी पार्टी के नेता थे, उन्होंने इसकी आलोचना करी और कहा कि सम्राट के प्रतिनिधि एक अधनंगे फकीर से बराबरी के दर्जे की बातचीत कर रहे हैं। अधनंगा फकीर जो है चर्चिल कहते हैं, विंस्टन चर्चिल किसको? गांधी जी को कहते थे। इसके अंतर्गत सरकार की तरफ से 7 आश्वासन दिए गए थे भारतीयों को कि हम 7 चीजें करें। गांधी इरविन समझौते में जो बातें हुई उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बात ये हुई, हिंसात्मक कार्यों के लिए दंडित अपराधियों को छोड़ सभी राजनीतिक कैदी रिहा कर दिए जाएंगे। अब हिंसात्मक कार्यों के लिए, अगर हिंसात्मक कार्य आपने किया है तो दंडित अपराधियों को छोड़कर, यानी ऐसे अपराधी जिनको दंड मिल चुका है उनको छोड़ करके बाकी सारे राजनीतिक कैदी जो होंगे उनको रिहा कर दिया जाएगा। जिनको दंड मिल चुका है उनको नहीं। अब चूंकि इन लोगों को फांसी हो गई थी, जो है सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह जी को, या फिर इन लोगों को जो फांसी हो गई थी, तो फांसी नहीं रुकवा पाए। ठीक है, राजनीतिक कैदी को रिहा करने की बात करी गई, इन लोगों की फांसी नहीं की रोकने की बात करी गई। सभी अध्यादेश तथा राजनीतिज्ञों के विरुद्ध मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे। आंदोलन के दौरान जब्त संपत्ति, जिसकी संपत्ति को जब्त किया गया था उसको लौटा दी जाएगी। इसके अलावा शराब, अफीम, विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर शांतिपूर्ण पिकेटिंग करने वाले सत्याग्रही गिरफ्तार नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा समुद्र से निश्चित दूरी पर रह करके नमक बनाने वालों पर कार्य करने दिया जाएगा, उस पर कर नहीं लगाया जाएगा। इसके अलावा जो जमानतें और जुर्माने वसूल नहीं किए गए हैं उनकी वसूली नहीं की जाएगी। ये सारी बातें करी गई और ये सब जनता के पक्ष में बिल्कुल थी। लेकिन वही एक गलत काम हो गया जो भगत सिंह वाला जो मामला हो गया, इस वजह से गांधी जी को लोग उतना पसंद नहीं करने लगे फिर। ठीक है, आंदोलन के सिलसिले में नौकरी से इस्तीफा जिन लोगों ने दिया था उनको एक प्रकार से फिर से सरकारी कर्मचारियों को वापस लेने के बारे में कि उदारतापूर्वक विचार किया जाएगा। सारी बातें कहेगी भाई, जो जिनका नुकसान हो उन सभी का नुकसान की भरपाई हो जाएगी। सरकार की तरह महात्मा गांधी ने भी 5 आश्वासन दिए थे। सरकार ने आश्वासन दिए थे भारतीयों के लिए 7 ठो, तो गांधी जी ने 5 आश्वासन दिए थे। कहा था कि भाई हम भी 5 आश्वासन देते हैं। कहा कि कौन कौन? कहा सुनो। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर देगी, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन उस समय अपने चरम पर था, जोड़ो थोड़ो पर था। क्योंकि उस समय जब आप देख रहे हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च, पूरी यात्रा हो चुकी थी, गांधी के साथ पूरा जनसैलाब था, पूरी जनता गांधी के साथ थी। तो गांधी जी ने कहा कि भाई हम आंदोलन वापस ले लेंगे। दूसरी बात, वह आंदोलन के दौरान पुलिस के द्वारा की गई ज्यादतियों की निष्पक्ष जांच की अपनी मांग त्याग देगी। यानी कि जो ज्यादती की गई है जनता के ऊपर पुलिस के द्वारा, पुलिस लोगों ने जो जबरदस्ती करी, मारा पीटा, उसकी जांच करने के लिए गांधी जी डिमांड करे थे। तो उस डिमांड का भाई चलो डिमांड हम नहीं करेंगे, चलो मांग वांग हटाओ। तीसरी बात गांधी जी ने कही कि वह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। ठीक है, कि हम द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आएंगे। चौथी बात, ब्रिटिश माल के बहिष्कार का राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग नहीं करेंगे अब। ठीक है, यानी एक राजनीतिक हथियार के रूप में ब्रिटिश सामान का जो बहिष्करण था, जिसका मतलब कि क्या था, हम असहयोग आंदोलन की हम क्या कर रहे थे, ब्रिटिश जो भी सामान ब्रिटेन के कंपनी से बनकर आता था उसको हम लोग नहीं खरीदते थे। ठीक है, उसका विरोध करते थे, उसका बहिष्कार करते थे, तो वो भी बहिष्कार नहीं करेंगे, गांधी जी ने कहा। पांचवी बात ये गांधी जी ने कहा कि इस समझौते का उसके द्वारा उल्लंघन होने पर सरकार शांति और व्यवस्था के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को स्वतंत्र होगी। ठीक है, इस तरीके से सारी बातें गांधी जी ने कही। 5 बातें गांधी जी ने, 7 बातें इरविन ने आश्वासन दिया। ठीक है, तो इस तरीके से समझौता हुआ गांधी और इरविन के बीच में। क्लियर? आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। दांडी यात्रा बताएं। दांडी यात्रा के बारे में बताएं। देखिए, दांडी यात्रा की अगर बात की तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने साबरमती आश्रम के 78 सदस्यों समेत दांडी, 78 और एक वो गांधी जी, 79 कुल मिलाकर के 79 लोग थे। ठीक है, 78 लोग थे और एक गांधी जी थे प्लस में, तो 79 ही थे। ठीक है, जो है
80 नहीं थे, 79 थे, लेकिन बाद में इनके पीछे पूरा जन सैलाब हो गया। सारे लोग जो है इनके पीछे चलने लगे, हर वर्ग के लोग, धनी अमीर गरीब सारे लोग जाने लगे, हर जाति हर धर्म के लोग। समुद्र तट की ओर गुजरात के तट पर सूरत के पास था, पद यात्रा आरंभ कर दी। इस 241 मील लंबी यात्रा समुद्र में उन्हें ग्राम ग्राम जाते 24 दिन लग गए थे। यह यात्रा आश्चर्यजनक रूप से सफल रही। भारतीय समाचार पत्रों ने इस यात्रा का एक एक विवरण प्रकाशित करवाया। भीड़ ने इस यात्रा पर गांधी जी का झंडियों, बंधनवारों और पुष्पों से स्वागत किया। बंधनवार वगैरह होते हैं कि भाई बंधवा दो, बंधनवार मतलब बंधनवार होता है घर के आसपास, मतलब कि फूल पाती ये सब होता है, इसी सबसे स्वागत किया। उन्होंने यात्रियों को फूल मालाएं पहनाई, पांव छुए सभी के। गांधी जी ने जनता को प्रेरणा दी, मोटिवेशन दिया कि वे सरकारी नौकरी छोड़ दें और कर देने के लिए भी उद्यत रहें, मतलब कर ना दें इसके लिए उद्यत हों कि हम कर नहीं देंगे, किसी प्रकार कोई कर नहीं देंगे, टैक्स ही नहीं देंगे। ऐसा प्रतीत होता था कि स्वराज की ओर यात्रा बड़े जोश और उत्साह से आरंभ हो गई थी। सुभाष चंद्र बोस ने इस दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन की उस यात्रा से की थी जो उन्होंने एल्बा से पेरिस के लिए करी थी, अथवा मुसोलिनी की उस यात्रा से करी। सुभाष चंद्र बोस जी ने इस यात्रा की तुलना जो उसने राजनीतिक सत्ता ग्रहण करने के उद्देश्य से रोम की ओर करी थी, किसने? मुसोलिनी ने। और नेपोलियन और मुसोलिनी से तुलना करी, जो कि अपने आप में एक जो है शासक माने जाते हैं जिन्होंने अपने यहाँ पर बहुत काम किया अपने अपने देशों में, ठीक है। तो ऐसे गांधी जी ने भी बड़ा काम किया। एक अंग्रेज पत्रकार ब्रेल्जफर्ड ने दांडी यात्रा की क्रांति की बाल विहार अवस्था यानी किंडरगार्टन स्टेज से तुलना की और घृणा से कहा कि क्या समुद्र के पानी को केतली में उबालकर महामहिम सम्राट को सिंहासन से हटाया जा सकता है? यानी अगर आप केतली में समुद्र के पानी को जो है उबालेंगे तो क्या जो है जो महामहिम हैं या जो ब्रिटेन के जो मतलब कि ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं, क्या उनको आप हटा पाएंगे जहां पर नमक कानून तोड़ने से, मतलब आलोचना के रूप में उसने लिखा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें लिखी गई, अलग अलग पत्रिकाओं में तमाम प्रकार की बातें लिखी जा रही थी, ठीक है। ये यात्रा लेकिन बहुत ही, इसका बड़ा ही प्रभाव पड़ा भारतीय जनमानस पर भी और इंग्लैंड के लोगों पर भी, इंग्लैंड के जो अधिकारी थे उन पर। 6 अप्रैल को गांधी जी तथा उनके सहयोगियों ने समुद्र में शोधात्मक मतलब कि शोधनात्मक कार्य किया और लहरों के द्वारा वहां छोड़ा गया नमक एकत्रित किया और इस प्रकार एक प्राविधिक यानी टेक्निकल रूप से कानून को तोड़ा और नमक बना करके टैक्स देने से मना किया, और जो कि अंग्रेजों ने कहा था कि भाई ये नहीं कर सकते, उसी को किया। क्लियर? नमक सत्याग्रह क्या था? ये भी फरवरी 1930 तक गांधी जी ने यह निश्चय कर लिया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करेंगे और नमक बनाने के विरुद्ध कानूनों को तोड़ेंगे। 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन 1920 और 22 के असहयोग आंदोलन से कुछ अलग था। असहयोग आंदोलन का उद्देश्य प्रशासन को ठप करना था अथवा उसमें गतिरोध पैदा करना था प्रशासन में, परंतु सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था उसका उद्देश्य प्रशासन को अस्त व्यस्त करना था, प्रशासन को ध्वस्त करना था, विशेष करके सार्वजनिक रूप से अवैध कार्यक्रमों के द्वारा जिसमें करों का ना देना सम्मिलित था। परंतु दोनों आंदोलन पूर्णतः अहिंसात्मक रहने थे। ये गांधी जी की सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका थी कि भाई अहिंसा के साथ ही आंदोलन करेंगे, कोई हिंसात्मक कार्रवाई हम नहीं करेंगे। सच्चे सत्याग्रही के आचार संहिता के अनुसार गांधी जी ने 2 मार्च 1930 ईस्वी को वायसराय के नाम एक लंबा पत्र लिखा जिसमें अंग्रेजी शासन के दुष्परिणामों की सूची दी गई थी। इसमें उन्होंने लॉर्ड इरविन को यह बतलाया कि यदि वे शिकायतों को दूर करने के लिए शीघ्र ही कोई आश्वासन नहीं देंगे तो वह नमक कानून तोड़ेंगे। वायसराय ने इस पत्र की अनदेखी कर दी और गांधी जी से मिलने से इनकार कर दिया। फिर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया और नमक कानून को जाकर के तोड़ा। फिर इरविन जो है चिल्लाते हुए दौड़ते हुए एकदम से आए गांधी जी के, प्रभु आप ही बचाओ हमको, क्योंकि अगर आज आप नहीं चलेंगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में तो हम लोगों का तो हुक्का पानी बंद हो जाएगा। तो गांधी जी के समझ गिड़ाया करके इरविन, और उस तरीके से आप देखते हैं कि जो इरविन मिलने से इनकार कर दिया था, गांधी जी के इतने जन सैलाब और इतने बड़े आंदोलन करने के बाद ने वो बिलबिलाता हुआ गांधी जी के पास आया और कहा कि भाई क्या मांग है आपकी, क्या डिमांड है, हम पूरी कर रहे हैं। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, कैबिनेट मिशन योजना के संवैधानिक या संविधान संबंधी प्रस्ताव बताएं। देखिए संविधान संबंधी प्रस्ताव,
कैबिनेट मिशन के संविधान संबंधी प्रस्ताव इस प्रकार थे। पहली बात देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए 389 सदस्यीय संविधान सभा की स्थापना की जाए, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 4 चीफ कमिश्नरी और शेष 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल हों तथा इनका अप्रत्यक्ष पद्धति से निर्वाचन हो, चुनाव किया जाए। तो संविधान संबंधी जो कैबिनेट मिशन आया था संविधान सभा के को लेकर के कि संविधान सभा में जो सदस्य होंगे कहाँ से आएंगे, तो 93 सदस्य देसी रियासतों से आएंगे जो राजा रजवाड़े थे वहाँ से, 4 चीफ कमिश्नरी से आएंगे और 292 जो ब्रिटिश प्रांत थे, ब्रिटिश के अंदर में जो प्रांत थे वहाँ से 292 लोगों को चुना जाएगा। दूसरी बात ये इसमें बात बताई गई, प्रस्ताव रखा गया कैबिनेट मिशन में कि संविधान सभा में प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होगा, यानी 10 लाख जनसंख्या या 5 लाख या 15 लाख जनसंख्या के अकॉर्डिंग एक व्यक्ति को चुना जाएगा। प्रत्येक संप्रदाय के अपने अलग प्रतिनिधि संख्या का निर्धारण उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। लगभग 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होगा, यानी 10 लाख जनसंख्या के स्थान पर एक व्यक्ति आएगा संविधान सभा में। इसका निर्वाचन प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। उनमें प्रत्येक संप्रदाय के जो सदस्य हों वे ही उसके लिए निर्वाचित या निर्धारित प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे और वह भेजेंगे एक व्यक्ति को जो कि 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करे आकर के यहाँ पर। इसके अलावा अल्पसंख्यकों के भारात्मक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था नहीं होगी, अर्थात उन्हें जनसंख्या के आधार पर निर्धारित संख्या से अधिक प्रतिनिधियों के निर्वाचन का अधिकार नहीं होगा। चौथी बात, मतदाताओं का 3 वर्ग में विभाजन किया जाएगा। पहले मतदाता होंगे साधारण मतदाता यानी साधारण वोट देने वाले, दूसरे होंगे मुस्लिम मतदाता, तीसरे होंगे सिख मतदाता। मुसलमानों और सिखों के अतिरिक्त से सभी संप्रदायों और वर्गों के लोग साधारण मतदाता ही होंगे, यानी हिंदू हों या जो है और भी संप्रदाय के और जाति के लोग हों, यहूदी बौद्ध जो हों, वो सब आपके साधारण मतदाता में आएंगे, जबकि मुस्लिम और सिखों के लिए अलग से मतदाता का वर्ग बनाया गया। पांचवी बात ये थी कैबिनेट मिशन में कि संविधान सभा में देसी रियासतों को भी जनसंख्या के आधार पर ही प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, यानी देसी रियासतों से भी जनसंख्या के अकॉर्डिंग ही लोग आएंगे। उनके प्रतिनिधित्व के निर्वाचन की क्या पद्धति होगी, इसका निर्धारण संविधान सभा में निर्वाचित प्रांतों के जो प्रतिनिधि होंगे उनकी एक समझौता समिति तथा देसी रियासतों के नरेश यानी जो देसी रियासत के जो राजा हैं उनके द्वारा गठित एक समिति आपस में बातचीत करेगी और उसके अकॉर्डिंग एक व्यक्ति चुन करके आएगा किसी भी राज्य से। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार संविधान सभा के द्वारा निर्मित संविधान लागू करेगी, यानी संविधान सभा जो है संविधान बनाएगी उसको जो है ब्रिटिश सरकार जो है लागू करवा करके तब जाएगी। इसके अलावा संविधान 3 प्रकार के होंगे। पहला होगा संघीय संविधान यानी केंद्र का, दूसरा होगा प्रांतीय वर्गों के सामूहिक संविधान और तीसरा होगा प्रांतीय संविधान, यानी राज्य का अलग संविधान होगा, मतलब संघ का केंद्र का अलग होगा और प्रांत के जो है सभी प्रांतों का एक अपना अलग होगा। ठीक है, इस तरीके से। 8वीं बात इसमें कहेगी कि संघीय संविधान के अंतर्गत पहला निर्वाचन हो जाने के बाद प्रत्येक राज्य या प्रांत को अपने विधानमंडल बहुमत से अपना वर्ग छोड़ने का अधिकार होगा। इस तरीके से तमाम सारी बातें इसमें कही गई थी। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के संविधान संबंधी प्रस्ताव कुछ इस तरीके से थे। ये सारे प्रस्ताव कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा को लेकर के दिए गए। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी का विवरणात्मक विवेचन कीजिए, अथवा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रमुख प्रावधान क्या थे, विवेचना कीजिए। देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के कई प्रावधान थे। लॉर्ड माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पारित किया और यह विधेयक जो था, यह विधेयक 4 जुलाई को क्या होता है, यह विधेयक 4 जुलाई को संसद में प्रस्तावित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा माउंटबेटन योजना को एक कानूनी तरीके से एक जो है वैधता प्रदान करी गई। इस अधिनियम के द्वारा निम्नलिखित व्यवस्थाएं संपन्न करी गई थी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा 1947 में जो आया। इसमें सबसे पहली बात क्या करी गई, सबसे पहली बात 2 डोमेनियनों की स्थापना करी गई। डोमेनियन की बात करी गई। 15 अगस्त 1947 में भारत जो होगा 2 राज्यों में बट जाएगा, 2 डोमेनियन स्टेट हो जाएंगे, एक भारत और एक पाकिस्तान। तो भारत मतलब कि 1947 में 15 अगस्त से भारत में भारत और पाकिस्तान नामक 2 डोमेनियन की स्थापना हो जाएगी। इस प्रकार भारत का विभाजन किया जाएगा, पहली बात कही गई। दूसरी बात, संविधान सभाओं को सत्ता का हस्तांतरण होगा। प्रत्येक डोमेनियन की संविधान सभा डोमेनियन के विधानमंडल की सारी शक्तियों का प्रयोग करेगी।
ठीक है, संविधान सभा ही उस समय संसद के रूप में काम करेगी। तीसरी बात, अलग अलग गवर्नर जनरल, प्रत्येक नए डोमिनियन के लिए एक गवर्नर जनरल होगा। गवर्नर जनरल की नियुक्ति जो होगा सम्राट करेंगे, यानी राजा करेंगे। वह डोमिनियन के राज शासन के लिए सम्राट का प्रतिनिधि होगा। इस तरीके से बताया गया। चौथी बात, ब्रिटिश नियंत्रण की समाप्ति। यहाँ पर जो अभी तक ब्रिटेन के लोग हमारे ऊपर शासन करते, उनके वायसराय थे, उनका प्रभुत्व खत्म हो जाएगा। भारतीय शासन पर से ब्रिटिश नियंत्रण समाप्त हो जाएगा। नए डोमिनियनों के विधानमंडल यानी संविधान सभा को पूर्ण विधान शक्ति प्रदान कर दी जाएगी। उसका जो मन होगा वो करेगा, वो जिसको राष्ट्रपति चुनना है, प्रधानमंत्री चुनना, वो चुनेगा। और उनकी कोई अवधि इस आधार पर अवैध नहीं होगी कि वह ब्रिटिश संसद के द्वारा निर्मित किसी वर्तमान या भावी विधि के विरुद्ध है। ठीक है, उनको मिलेगा सारी चीज़ें। इसके अलावा देशी राज्यों पर सर्वोच्चता या सर्वोच्च सत्ता का अंत होगा, यानी देशी राज्यों के ऊपर सम्राट की सर्वोच्च सत्ता जो थी वो समाप्त हो जाएगी। और सम्राट तथा देशी रियासतों के बीच जो संधियां या करार हुए थे, मतलब ब्रिटेन के सम्राट की तरफ से, वो सारे करार खत्म हो जाएंगे। उन सब का भी 15 अगस्त 1947 के बाद से अंत हो जाएगा। जो भी डील वगैरह थी, जो भी ट्रीटी या संधि थी, सब कुछ यहीं से खत्म हो जाएगी अंग्रेजों के साथ, ठीक है, और राजाओं के बीच। इसके अलावा राष्ट्रमंडल छोड़ने का अधिकार, पाकिस्तान और भारत दोनों को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल की सदस्यता इच्छानुसार रखने अथवा छोड़ने का अधिकार दिया गया था कि वो चाहे तो राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण करें। राष्ट्रमंडल में वे देश शामिल हैं जो या जिस राज्यों पर या जिस देश पर ब्रिटेन का कब्जा रहा है, वो सारे देश मिलकर के राष्ट्रमंडल का देश बनाते हैं, राष्ट्रमंडल बनाते हैं। राष्ट्रमंडल में भारत को यह अधिकार दिया गया कि भारत चाहे तो राष्ट्रमंडल के देशों में शामिल हो, चाहे तो ना शामिल हो। क्योंकि इससे पहले केवल भारत पर ही कब्जा नहीं किया था, ब्रिटेन के लोगों ने अलग अलग देशों पर भी कब्जा करके रखे थे। तो सभी देश, अधिकतर लोग शामिल राष्ट्रमंडल के सदस्य थे, बहुत सारे लोग नहीं थे। तो भारत के पास भी ऑप्शन था कि भाई वो रहे, मन हो ना रहे। भारत सचिव के पद की समाप्ति की गई। इस अधिनियम के अनुसार भारत सचिव का जो पद था वो समाप्त कर दिया गया और उसके कार्य राष्ट्रमंडल के सचिव के हवाले कर दिया गया। इसके अलावा 8वीं बात इसमें यह करी गई कि 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के द्वारा शासन जो था उसमें क्या हुआ कि नए संविधान को लागू किए जाने के पूर्व तक शासन व्यवस्था का संचालन जो होगा, 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया था, उसी 1935 के अधिनियम के द्वारा भारत का शासन चलेगा। जब तक संविधान नहीं बन जाता तब तक 1935 का जो संविधान, मतलब कि जो 1935 का भारत शासन अधिनियम आया था, उसी अधिनियम के अकॉर्डिंग देश चलाया जाएगा। ठीक है, किंतु प्रत्येक को आवश्यकता अनुसार उसमें संशोधन और परिवर्तन का अधिकार प्रदान किया जाएगा। अगर जनता चाहती है या फिर अपने डोमिनियन चाहते, चाहे भारत या पाकिस्तान, तो उसमें संशोधन भी कर सकते हैं। ठीक है, थोड़े समय के लिए। तो इस तरीके की पूरी व्यवस्था करी गई थी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन आ चुका, माउंट बेटन योजना क्या थी। मैंने आपको बता रखा है, फिर भी समझे। इस योजना की प्रमुख बातें कुछ इस प्रकार से थी, पॉइंट टू पॉइंट समझे। पहली बात तो ब्रिटिश भारत का 2 अधिराज्यों यानी डोमिनियन स्टेट्स में के रूप में विभाजन कर दिया जाएगा, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान निर्माण के लिए पंजाब और बंगाल का विभाजन भी होगा। दोनों प्रांतों के हिंदू बहुल वाले क्षेत्र जो होंगे भारत में होंगे और मुस्लिम बहुमत वाले क्षेत्र को मिलाकर के पाकिस्तान बनेगा। यानी कि जहाँ पर पंजाब, और देखिए पंजाब जो था वहाँ पर मुसलमान भी पंजाब, मतलब पाकिस्तान भी पंजाब में है। ठीक है, और आप देखते हैं बांग्लादेश जो था वहाँ पर पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल था, तो पूर्वी बंगाल जो था बांग्लादेश बन गया, पश्चिम बंगाल भारत में शामिल हो गया। ऐसे ही आप देखते हैं कि पंजाब जो था जहाँ पर हिंदू और सिख थे, वो भारत में आ गया, और जो एक प्रकार से मुस्लिम बाहुल वाला पंजाब था वो पाकिस्तान में दे दिया गया। ठीक है, इन प्रांतों के हिंदुओं और मुसलमानों को अलग अलग अपने बहुमत से तय करना होगा कि इनका संप्रदाय के आधार पर विभाजन किया जाए अथवा नहीं किया जाए। ये अपने हिसाब से तय कर सकते थे, लेकिन ये इन लोगों ने माना। दूसरी बात, असम के मुस्लिम बहुत जो है सिलहट जिले को जनमत संग्रह से यह निर्णय करने का अधिकार होगा कि वह भारत और पूर्वी पाकिस्तान में से किस में शामिल होंगे। वो वहाँ के मुस्लिम जनता पर छोड़ा गया कि भारत में रहना चाहे तो भारत में रहे, नहीं तो वो पाकिस्तान, मतलब कि चले जाए बांग्लादेश में। उस समय बांग्लादेश नहीं था, मतलब कि उसको पूर्वी पाकिस्तान कहा गया। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को भी इसी प्रकार का अधिकार होगा। वहाँ वायसराय के निर्देशन में जनमत संग्रह होगा और जैसा जनता कहेगी वैसा ही होगा। इसके अलावा चौथी बात, माउंट बेटन योजना में ये कही गई कि सिंधु प्रांत के विधानमंडल को भी यह निर्णय का अधिकार होगा। जहाँ जहाँ पर हिंदू मुस्लिम ज़्यादा हैं वहाँ पर उनके राजाओं पर छोड़ दिया गया, जनता पर छोड़ दिया गया कि वो कैसा चाहते हैं, होगा कि वह किसके साथ रहेगा, पाकिस्तान के कि भारत के, जैसा उसका मन हो। इसके अलावा बलूचिस्तान को भी भारत में रहने अथवा ना रहने के बारे में निर्णय लेने का अधिकार होगा। यानी बलूचिस्तान जो भारत पाकिस्तान में है, इस समय पाकिस्तान में है,
उसको भी एक प्रकार से अधिकार दिया गया था कि वो चाहे तो भारत में मिल जाए और चाहे तो पाकिस्तान में रहे। ठीक है। छठी बात, यदि पंजाब, बंगाल और असम विभाजन के बारे में निर्णय हो जाता है तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा, जो कि यह बताएगा कि कहां से कहां तक की सीमा भारत के पास रहेगी और कहां से कहां तक की सीमा पाकिस्तान के अंडर में जाएगी। इसके अलावा माउंटबेटन योजना में 7वीं बात कही गई भारत और पाकिस्तान के विभाजन को लेकर के कि दोनों अधिराज्यों के बीच लेन देन के विभाजन के लिए एक समझौता होगा। 8वीं बात कही गई कि देशी रियासतों को अपनी इच्छा के अनुसार भारत और पाकिस्तान में से किसी में भी शामिल होने का अधिकार होगा। यानी जो देशी रियासतें हैं वो चाहे भारत में शामिल हो चाहे पाकिस्तान में शामिल हो। ऐसे ही आप देखते हैं 3 रियासतें नहीं शामिल हुई थी, जूनागढ़, हैदराबाद और आपका एक और था। ठीक है, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। ठीक है, इस तरीके से इन तीनों को बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने हिसाब से उसको मैनेज किया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है। शिमला सम्मेलन जो हुआ था इसके बारे में बताएं। शिमला सम्मेलन के परिणाम लिखिए। शिमला सम्मेलन के परिणाम अथवा उसका मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं आप, बताने का प्रयास करें। देखिए, शिमला सम्मेलन के परिणाम अथवा मूल्यांकन, भारत में सांप्रदायिकता और संवैधानिक गतिरोध की समाप्ति तथा भारतीय स्वतंत्रता के संबंध में किसी ठोस निर्णय पर पहुंचने के लिए 3 जून मतलब के लिए जून महीना था। 1945 में आयोजित शिमला सम्मेलन विफल तो रहा, परंतु वह पूरी तरह से परिणामहीन नहीं सिद्ध हुआ। उसका परिणाम कुछ निकला। उसके निम्नलिखित परिणाम सामने आए। कौन कौन से थे? पहली बात तो बेबल योजना और इस सम्मेलन में एक बात तो साफ हुई शिमला सम्मेलन में कि भारतीयों के एकमत होने अथवा उनके बीच मतभेद की समाप्ति की स्थिति में ब्रिटेन की सरकार भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर सकती है। ठीक है। दूसरी बात, इस योजना और सम्मेलन दोनों ने ही भारत में 1942 के आंदोलन की जो बुझ रही अग्नि पर राख की ढेर डाल दी। आंदोलन की जगह योजना और समझौता वार्ता का जो दौर शुरू हुआ उसमें इस आंदोलन ने क्या किया? मील के पत्थर का काम किया। और इसका परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस के सभी नेता वार्ता के लिए जेल से मुक्त कर दिए गए और जेल से छूट जाते सभी नेता जो मतलब जेल में बंद कर दिए गए थे 1942 के क्रांति के दौरान या 1942 के आंदोलन के दौरान। इससे ही यह बात भी साफ हो गई कि सांप्रदायिक समस्या के समाधान के बिना भारतीय स्वतंत्रता संभव नहीं। यानी कि हिंदू मुस्लिम जो आपस में इस समय एकदम से लड़ाई के मूड में हैं, इनके बीच में समझौता बहुत जरूरी है। इससे कांग्रेस और सरकार के बीच सद्भाव का वातावरण बना, जिसके फलस्वरूप वायसराय ने अपनी विशेष शक्ति से आज़ाद हिंद फौज के दंडित अधिकारियों खास करके सहगल, ढिल्लन, शहनबाज का दंड माफ कर दिया। इससे यह बात और साफ हो जाती है कि मुस्लिम लीग का पाकिस्तान का नक्शा कैसा है, अर्थात वह किन किन प्रांतों को मिला करके पाकिस्तान बनाना चाहती मुस्लिम लीग, वो भी साफ हो गया। वह पंजाब, बंगाल और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और सिंध को मिला करके पाकिस्तान निर्माण की मांग कर रही थी, जहां पर मुस्लिम बाहुल्य इलाका था। वो कह रहा था कि पाकिस्तान बना दिया जाए और वो एक प्रकार से मुस्लिम लीग हैंडल करेगा उसको। छठी बात इसमें कही कि ब्रिटिश सरकार प्रांतों में गवर्नर जनरल की समाप्ति की बात सोचने लगी और इसी बात का परिणाम था कि लॉर्ड बेबल ने 15 अगस्त 1945 को एक प्रकार से 15 अगस्त 1945 को चीज़ें सामने आई और इस तरीके से चीज़ें हुई। ठीक है। और 15 अगस्त 1945 को क्या हुआ? देश आज़ाद हुआ, देश का विभाजन भी कर दिया गया उसी समय। क्लियर? तो यही चीज़ें थी। लगभग आप लोगों ने इस लेक्चर्स को देखा, इसमें तमाम सारी चीज़ें हमने बताई। बाकी और भी इसका लेक्चर मॉडल पेपर और भी तैयार हो रहा है, जल्दी उसका भी आएगा, ऑब्जेक्टिव का भी, लिखित के भी और मॉडल पेपर आएंगे। इससे पहले हमने संस्कृत का पेपर 1 का मॉडल पेपर दिया हुआ है, उसमें बहुत ही बेहतर तरीके से हमने समझाया हुआ सारी चीज़ों को, इसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है। बाकी हिंदी का, ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का, सभी का मॉडल पेपर जल्द ही आपके समक्ष आएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। वैसे ज्योग्राफी का भी पेपर 1 का मॉडल पेपर आ चुका है। ठीक है। धन्यवाद आप सभी का।